जॉबिस, मेरे सूट में कितनी बैटरी है? सर सत्ता में लाइट कम रहती है तो बैटरी 26% ही चार्ज है। जितनी भी है डाल दो। तू देख क्या रहा है? डालना। हे गाइस, कॉमिकल्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो गलती क्या चीज़ है? क्या एग्जाम में फेल होना गलती है? गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल जाना गलती है? नहीं, ये लास्ट वाली गलती नहीं, ये तो और आपकी और मेरी लाइफ में ऐसी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन हमारे सुपर हीरोज जो मेंटोस जिंदगी जीते हैं उनकी गलतियां हमसे बहुत अलग हैं। और मुझे सही बताना, क्या आपने आज तक अपनी गलती से कुछ भी सीखा है? तो भले ही आप और मैं अपनी गलतियों से सीखे हो या ना सीखे हो, लेकिन हमारे टोनी सर शायद ही ऐसा कुछ होगा जिससे सीखे ना हो। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे टोनी स्टार्क अपनी लाइफ की छोटी से छोटी चीज से भी कुछ ना कुछ सीखा है, और इतना ही नहीं, उसने उसे इम्प्रूव भी किया है। और ये सारी चीजें उसे कितना बड़ा और ब्रिलियंट जीनियस बनाती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आयरन मैन 1 से, जब टोनी स्टार्क अफगानिस्तान में खो जाता है और उसके पास वापस घर लौटने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता, तो दोबारा उसके और उसके किसी भी साथी के साथ ऐसा ना हो, इस चीज को उसने इम्प्रूव किया अपने सूट्स में जीपीएस लगाकर। और इसे हमने सबसे पहली बार देखा स्पाइडरमैन होमकमिंग में, जब पीटर को ये पता चलता है कि उसके सूट में जीपीएस लगा है। मैं मानता हूँ कि ये चीज उसने पीटर पर नजर रखने के लिए करी थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आइडिया तो यहीं से आया होगा। उसके बाद आती है इसी मूवी में होने वाली उसकी आइसिंग प्रॉब्लम, यानी कि एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऊपर जाने पर उसका सूट का जमना, और इसी चीज को उसने ठीक किया था एक नए गोल्ड टाइटेनियम एलॉय को यूज करके, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो था। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आयरन मैन 2 में, जब विप्लैश से लड़ने के लिए उसके पास सूट नहीं होता और उसे काफी देर वेट करना पड़ता है अपने मार्क 5 आर्मर के लिए, तो इसे उसने फिक्स किया सबसे पहले मार्क 7 से, जिसे हमने एवेंजर्स 1 में देखा था, जो कि बेसिकली अपने ब्रेसलेट से कंट्रोल होता है और उसका इस्तेमाल करके कोई भी इंसान अपने सूट को रिमोटली कॉल कर सकता है। और बाद में तो टोनी ने अपने सूट को नैनो पार्टिकल्स बनाकर अपने आर्क रिएक्टर में ही डाल लिया, जिससे वो खुद ही एक चलता फिरता सूट बन गया। और इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट भी एवेंजर्स 1 का ही है, जिसमें जब थॉर उसके ऊपर अपने लाइटनिंग ब्लास्ट करता है, तो टोनी का सूट हालांकि उस पावर को एब्सॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन उसके पास इस पावर का इस्तेमाल करने का कोई भी तरीका नहीं होता। और टोनी ने इसी चीज को फिक्स किया अपने एंड गेम वाले मार्क 85 आर्मर से, जिसमें उसने एक लाइटनिंग रिफोकसर लगाया, जो कि थॉर की लाइटनिंग को एब्सॉर्ब करके उसे एक पावरफुल लाइटनिंग ब्लास्ट में कन्वर्ट कर सकता है। और यही चीज उसने थानोस पे यूज भी करी। नंबर 5 वाला पॉइंट भी एवेंजर्स 1 मूवी का ही है, जब एंड में टोनी स्टार्क शील्ड की मिसाइल को लेकर चितारी शिप तक जा रहा होता है, तब वो ऑलमोस्ट मरते मरते बचता है। तो इसी चीज के लिए उसने बनाया था मार्क 42 आर्मर को, जो कि आयरन मैन 3 में हमने देखा था। और इसमें एक ऑटोनॉमस प्रोपल्शन सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि टोनी अपने सूट को कहीं पे भी बैठ के कंट्रोल तो कर ही सकता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो इस सूट के एक एक पार्ट को अलग अलग यूज कर सकता है। इसके बाद नंबर 6 पर जब एवेंजर्स 1 के एंड में टोनी को चितारी फोर्सेस देखकर ये लगा कि इतने सारे एवेंजर्स मिलकर भी उन सबको रोक नहीं पा रहे हैं, वो उनका मुकाबला तो करते हैं, लेकिन सिविलियंस को बचाना, प्रॉपर्टी डैमेज को अवॉइड करना, ये सारी चीजें इन सारे एवेंजर्स के लिए काफी ज्यादा थी। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए उसने बनाई अपनी खुद की एक आर्मी, जिसको उसने आयरन लीजन का नाम दिया। इसे हमने आयरन मैन 3 में देखा था, और इसमें टोनी के कई सारे आयरन मैन सूट्स हैं, जिन्हें जार्विस और वो मिलकर यूज करते हैं। लेकिन इसके बाद भी टोनी ये चीज समझ गया था कि ये भी काफी नहीं है, और इसी चीज को उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में इंप्रूव करने की कोशिश करी अल्ट्रॉन बनाकर, लेकिन उसका ये वाला प्लान बहुत ही बुरी तरह से बैकफायर हुआ। तो नंबर 7 में आने वाला पॉइंट दरअसल में एक मिस्टेक ना होकर कंटिजेंसी प्लान है। तो एवेंजर्स 1 में जब टोनी ये देखता है कि हल्क के पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है और वो कितना ज्यादा अपने कंट्रोल से बाहर है, तो वो समझ जाता है कि ऐसा एक न एक दिन जरूर आएगा जब हल्क उनके अगेंस्ट भी जाएगा। तो इसी चीज के लिए वो हल्क बस्टर सूट बनाता है, और जितनी भी इसकी पावर्स और इसकी क्वालिटीज हैं, इन सबसे ऊपर ये चीज है कि हमें हल्क बस्टर को देखकर ये चीज समझ में आती है कि टोनी किस लेवल का जीनियस है, और इसके साथ ही साथ वो कितना ज्यादा आगे का सोच सकता है। क्योंकि ऑनेस्टली अगर टोनी का हल्क बस्टर नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सुपर हीरो हल्क को रोक पाता। इसके बाद नंबर 8 पर यह आता है कि जब टोनी ने ये देखा कि एल्ड्रिच किलियन पर और यहाँ तक कि हल्क पे भी उसके बहुत सारे ब्लास्ट फेल हो रहे हैं, यानी कि वीक पड़ रहे हैं, तो उसने अपने नैनो सूट्स में कई सारे बड़े बड़े ब्लास्टर्स लगा दिए, जो कि उसके सूट से बाहर निकलकर लोगों पे ब्लास्ट कर सकते थे। और इमेजिन करिए, इन्हीं में से एक ब्लास्ट को ड्रैक्स अपने ऊपर लेने की बात करता है। No, he can't take it. She's right, you can't. इसके बाद 9th पॉइंट आयरन मैन 3 का है, जब टोनी का सूट डिस्चार्ज हो जाता है और वो ऑलमोस्ट ठंड में जमते जमते बचता है। लेकिन इसी मिस्टेक को हमने फिक्स होता हुआ देखा स्पाइडरमैन होमकमिंग में, जब स्पाइडरमैन पानी से बाहर निकलता है और वो भी इसी तरह से ठंड से जमने लगता है, लेकिन उसका सूट तुरंत ही गर्म होकर उसे ड्राई कर देता है।
एक बहुत ही छोटी बट इंटरेस्टिंग डिटेल। नंबर 10 पे आता है एक बार फिर से आयरन मैन 3 का पॉइंट, जब एल्ड्रिच किलियन उसे पकड़ लेता है और टोनी को एक बार फिर से अपने सूट के लिए काफी वेट करना पड़ता है। तब इससे बचने के लिए उसने सिविल वॉर में क्या किया कि एक नैनो ब्लास्टर अपनी वॉच में ही बना लिया, ताकि ऐसी सिचुएशन में दोबारा फंसने पर वो कम से कम अपने आप को डिफेंड तो कर सके। इसके बाद 11th पॉइंट में जब आयरन मैन 3 में उसके घर पे अटैक होता है, जिसमें वो और पेपर ऑलमोस्ट मरते मरते बचते हैं, तो इन्हीं चीजों को देखते हुए टोनी ने पेपर के लिए रेस्क्यू नाम का सूट बनाया, जिसे पेपर फाइनली एंड गेम में पहन दिया है। फिर नंबर 12 पर टोनी को ये चीज फील हुई कि उसे हवा में स्टेबल रहने के लिए अपने दोनों हाथ और पैरों का यूज करना पड़ता है, जो कि उसे काफी वल्नरेबल बना देते हैं। तो इसे फिक्स करने के लिए उसने अपने नैनोटेक वाले सूट्स में फ्लाइट स्टेबलाइजर्स ऐड किए, जो बहुत ही ऑसम तरीके से टोनी का अपनी फ्लाइट पे कमांड इंप्रूव कर देते हैं और फिर लड़ने के लिए उसके दोनों हाथ और दोनों पैर फ्री हो जाते हैं। नंबर 13 पर जब सिविल वॉर की बैटल होने के बाद टोनी और वॉर मशीन जो है वो क्विंजेट में बैठे हुए कैप्टन अमेरिका की टीम का पीछा नहीं कर पाते हैं, तो इसी चीज को इम्प्रूव करते हुए टोनी ने अपने नैनो सूट में ऐसे थर्स्टर्स लगाए कि क्विंजेट तो क्या, अब तो वो स्पेसशिप तक का पीछा कर लेता है। इसके बाद नंबर 14 पे आता है सिविल वॉर का यही वाला सीन, जब रोडी को विजन का ब्लास्ट लगता है और वो पूरी तेजी से नीचे गिर के काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। तो इसी इंसिडेंट्स के बाद टोनी ने पीटर के आयरन स्पाइडर सूट में पैराशूट लगा दिया। अब टोनी के नैनोटेक वाले सूट में पैराशूट है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन हाँ, नैनोटेक का पैराशूट देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 15 पर जब सिविल वॉर के एंड में टोनी के सूट का एमिंग सिस्टम फेल हो जाता है और उसे खुद से अपनी मिसाइल को एम करना पड़ता है, तो इसी चीज को इम्प्रूव करते हुए टोनी ने अपने नैनोटेक सूट में ऑटो एमिंग मिसाइल्स लगाई, जिन्हें फायर करने के लिए उसे एम करना तो छोड़ दो, बस सोचने की जरूरत पड़ती है। नंबर 16 पर जब टोनी ने होमकमिंग में ये देखा कि पीटर के पास स्ट्रेंथ तो बहुत है, लेकिन कभी कभी उसे स्टेबलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए टोनी ने उसके आयरन स्पाइडर सूट में क्लॉस जैसे 4 आर्म्स को ऐड कर दिया, जिन्हें पीटर ने कई बार इन्फिनिटी वॉर और यहाँ तक कि एंड गेम में भी बहुत अच्छी तरह से यूज किया। फिर नंबर 17 पर जब सिविल वॉर के एंड में टोनी और कैप की हैंड टू हैंड फाइट होती है, तो इसमें टोनी कैप से थोड़ा सा पीछे रह जाता है और टोनी दोबारा से ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहता था, इसीलिए उसने अपने मार्क 50 आर्मर में कतई क्लोज कॉम्बैट वाले अपग्रेड्स डाले, जैसे बैटरिंग रैम, शील्ड, एक नैनोटेक ब्लेड और यहाँ तक कि एक स्वॉर्ड भी। और इन सारी चीजों का यूज करके उसने इन्फिनिटी वॉर में थानोस को बहुत ही अच्छी टक्कर दी। और सबसे लास्ट वाला फैक्ट बहुत ही ऑसम है। तो नंबर 18 पर जब इन्फिनिटी वॉर में सारे हीरोज मिलकर थानोस का गॉन्टलेट उसके हाथ से नहीं निकाल पाते, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उसने अपने मार्क 85 में जो नैनाइट रिलोकेशन का फीचर था उसे इम्प्रूव किया और इसी का यूज करके उसने थानोस का गॉन्टलेट नहीं बल्कि उसके गॉन्टलेट से इन्फिनिटी स्टोन्स को एब्सॉर्ब किया, वो भी सुमड़ी में। और इसका सिर्फ यही रीजन था ताकि उन सबको दोबारा से लड़ झगड़ के थानोस से उसके गॉन्टलेट को निकालना ना पड़े। तो गाइस, ये थी वो कुछ सारी चीजें जो मुझे ऐसा लगा कि टोनी स्टार्क ने ऑल थ्रू आउट अपनी लाइफ में फेस करी हैं और उन्हें किस तरह से इंप्रूव किया है। तो अगर आप सभी को ये लगता है कि मैंने भी अपना कंटेंट इंप्रूव किया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ आप सभी लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और जो हमारा पिछला वीडियो था यानी कि क्लोक ऑफ लेविटेशन और इनविजिबिलिटी क्लोक वाला, उसमें इंस्टा स्टोरी के विनर है आतिफ कमल। तो आतिफ कमल, अ वेरी बिग शाउट आउट टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर पोस्टिंग द स्टोरी, यू आर ऑसम। तो अगर आप सभी को भी इसी तरह की शाउट आउट चाहिए तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, इस वीडियो में जो भी फैक्ट मैंने मिस किया हो उसे अपनी स्टोरी में डालो और मुझे टैग करो, और आप में से जिसका भी फैक्ट सबसे ज्यादा बेस्ट होगा उसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।